वही महबूबा जी जो कहती थी मैं टॉफी लेने गया था, मेरा बच्चा बाहर दूध लेने गया था, आज कहती है मेरे बच्चे को मार दिया। इन लोगों ने ही उनको पत्थरबाजी की तरफ बढ़ाया, उकसाया, क्यों नहीं पढ़ाई की तरफ लगाया। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले 2 से 3 दिन जो रहे हैं कि वहाँ पर एक सिलेक्टिव कम्युनिटी जो है उसे टारगेट किया जा रहा है, जो ऑनर किलिंग्स की जा रही हैं। आज कश्मीर दोबारा से जलने लग पड़ा है, क्यों जल रहा है, क्या कारण है, ये सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है और कौन लोग इनके पीछे हैं, कौन टेररिस्ट इनमें इन्वॉल्व हैं। जब वहाँ रहते हुए लोग ही वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो आप किस तरह से विस्थापितों को वहाँ पे दोबारा से लेके जाएंगे और उनको सेटल करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन के रहा जिसने हमेशा मिलिटेंसी को प्रमोट किया और टेररिस्ट वहां से स्पॉन्सर करता रहा। दहशतगर्दों को एक हाथ दोबारा से उनके ऊपर कोई बना रहा है और हमें पता है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। तो केंद्र को चाहिए कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। स्मार्ट सिटी के नाम पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, चाहे वो रोड्स का, चाहे वो गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन की बात करें, तमाम प्रोजेक्ट्स तो थे पाइपलाइन में, लेकिन अभी तो कंप्लीट हुए नहीं। स्मार्ट सिटी नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको सही में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो लोगों को जो बेसिक एमिनिटीज हैं पहले वो तो प्रोवाइड करिए, अच्छा स्वच्छ पीने का पानी तो प्रोवाइड करिए, 24 घंटे जो बिजली का वादा आप करते हैं वो तो दीजिए। तो इस तरह से आप लेन्स एंड ड्रेन्स तो प्रोवाइड करिए। जॉब्स लगी हुई हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, हवाला ये दिया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ तो फंड्स नहीं है। कामयाब हो सके तो उन्होंने कहीं डेली वेजेस लगाए, कहीं कॉन्ट्रेक्चुअल लगाए। सरकारें इसी तरह से चलती हैं, हमारे यहाँ नहीं, पूरे देश भर में इस तरह से काम किया जाता है। ये कह देना कि बैकलॉग है, ये सिर्फ भागने का एक तरीका है। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इन दिनों जो ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, और जम्मू का खासकर मैं बात करूं तो इस समय जो मुद्दे गंभीर रूप से काफ़ी प्रभावी इस समय चल रहे हैं, इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन विंग के नमिता शर्मा जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बातचीत करूंगा और तमाम मुद्दे हैं जो इस समय चर्चा में भी हैं और आने वाले समय में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। इनकी पार्टी किस तरीके से तैयार है, क्या रणनीति बनाकर मैदान में उतरेंगे, उन सब मुद्दों पर भी चर्चा करूंगा। सीधी बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, पिछले 2 से 3 दिन जो रहे हैं कश्मीर घाटी के अंदर एक किस्म का इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वहाँ पर एक सिलेक्टिव कम्युनिटी जो है उसे टारगेट किया जा रहा है, जो ऑनर किलिंग्स की जा रही हैं, जिसके बाद आज एलजी मनोज सिन्हा जी को तलब भी किया गया। दिल्ली के अंदर उनकी मीटिंग चल रही है, शायद कोई बड़ा एक्शन जो है वो वहाँ पे हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस तरीके से देखती है, जिस तरीके से एक स्कूल के टीचर्स को लाइन में खड़ा करना, उनके ID कार्ड्स चेक करना, एक सिलेक्टेड कम्युनिटी को टारगेट करना, उनकी हत्या कर देना, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो भी पिछले कुछ 64 घंटे के अंदर वहाँ पे 5 लोगों को मार दिया गया और जिस तरह से सिलेक्टिव किलिंग की गई, हमारी माइनॉरिटीज़ को वहाँ टारगेट किया गया। हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने, कश्मीर यूनिट ने भी इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए इसको हमने कंडेम किया है और हम सब इसे कंडेम करते हैं। ये हाईली कंडेमनेबल है और इस तरह की चीज़ें एक सिविल सोसाइटी के अंदर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरह से स्कूल के अंदर जाके उस प्रिंसिपल को मार दिया जाता है और एक और सिलेक्टिव किलिंग वहाँ की जाती है, हमारे जम्मू का एक नौजवान जो प्लोड़ा से रहने वाला है उसको मार दिया जाता है। तो इस तरह की परिस्थितियां जो बन रही हैं, इसको केंद्र को चाहिए कि इन सब पे वो गंभीरता से इनको लेते हुए, इनको चुनौतियों की तरह लेते हुए, इनको शीघ्र से शीघ्र इन पे कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इन चीज़ों पे रोक भी लगाई जानी बहुत ज़रूरी है। आज कश्मीर दोबारा से जलने लग पड़ा है, क्यों जल रहा है, क्या कारण है, ये सिलेक्टिव किलिंग क्यों हो रही है और कौन लोग इनके पीछे हैं, कौन टेररिस्ट इनमें इन्वॉल्व हैं, इन पे शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा केंद्र पे बना रहे। और जिस तरह से आज यहाँ से जम्मू घाटी से जो हमारी यहाँ से लोग रोजगार, आप देखिए यहाँ कहा जाता है कि हमने कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस वहाँ पे विस्थापितों को स्थापित करना। जब वहाँ रहते हुए लोग ही वहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे तो आप किस तरह से विस्थापितों को वहाँ पे दोबारा से लेके जाएंगे और उनको सेटल करेंगे। तो मुझे लगता है इस पे उनकी रणनीति क्या है उस पे उनको पुनः विचार करना चाहिए और शीघ्र और अतिशीघ्र इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो, प्रतिबंध लगाया जा सके। इस तरह की वहाँ पे उनको कोई कड़े स्टेप ले जाने बहुत जरूरी है। मैम, पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 335A उसके बाद सेंटर ने ये कहा था कि कश्मीर जो है अब शांत है, कश्मीर के अंदर जो बाहरी ताकतें काम कर रही थी हमने उन पर रोकथाम लगाई है। डीजीपी और तमाम इंटेलिजेंस का ये कहना कि अब इन्फिल्ट्रेशन कम हो चुकी है। हम टॉप 10 खाली मिलिटेंट्स जो हैं, हमने पिछले 1 साल में उन्होंने आंकड़ा दिया कि इतने मिलिटेंट्स को हमने मार गिराया है और सिर्फ इतने जो है अब सक्रिय हैं, उन्हें भी जल्द जो है वो रास्ता जो है वो मौत का दिखाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे
तत्व हैं सोसाइटी के अंदर जो ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम या बाकी कम्युनिटीज जो भाईचारा है वो कायम रहे। बाहरली जो कंट्रीज हैं क्योंकि वो टकटकी लगाए ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ है। जो कहा गया था सेंटर के द्वारा, केंद्र के द्वारा, क्या आप समझते हैं कि वो वाकई में तस्वीर वैसी है या फिर तस्वीर जो है वो अलग थी और सेंटर ने कुछ और कहा? देखिए, जम्मू कश्मीर की बड़ी एक हमें यहाँ जम्मू कश्मीर को एक ऐसे पड़ोसियों का सामना करना पड़ा। ये तो शुरू से ही है, जब से हमारा देश हुआ, जब से विभाजन हुआ था देश का, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री बन के रहा जिसने हमेशा मिलिटेंसी को प्रमोट किया और टेररिस्ट वहां से स्पॉन्सर करता रहा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऊपर से चाइना भी उसी तरह की, आप देख लीजिए, चाइना भी उसी तरह से उसको एडिशनल हेल्प करता है, पाकिस्तान को एज अ बेस कैंप इस्तेमाल करता है और किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट को मदद करता है। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों को तो हमें शुरू से पता है। हमें 70 साल हो गए इस तरह की परिस्थितियों से का सामना करते हुए। पाकिस्तान को हमें शुरू से पता है कि वो वहां से किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन करता आया है, किस तरह से वो मिलिटेंट्स की फैक्ट्री या हम टेररिस्ट की फैक्ट्री पाकिस्तान को कहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से केंद्र ये कहती थी और हमारा भी ये मानना था, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों में रोक लगी थी टेररिस्ट एक्टिविटीज में, लेकिन आज फिर से इस तरह की चीजों को एक बढ़ावा मिलना, और जिस तरह से आपने देखा उस लेडी को मार दिया गया, प्रिंसिपल को, और वहां एक काम करने वाले वो जो मेहरा लड़का है उसको मार दिया गया, एक गोलगप्पे वाले को मार दिया गया वहां पे। तो इस तरह की जो बिंद्रू साहब जो वहां पे इन लोगों को सर्व कर रहे थे पिछले कितने सालों से, जब सब लोगों ने वहां से माइग्रेट भी कर लिया, वो वहीं रहने का उसने फैसला किया और इन लोगों को सर्व करने का फैसला किया। इन लोगों को टारगेट करना और सिलेक्टिव किलिंग करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन चीजों को फिर से कहीं ना कहीं से दहशतगर्दों को एक हाथ दोबारा से उनके ऊपर कोई बना रहा है। और हमें पता है कि पाकिस्तान इसके पीछे है, तो केंद्र को चाहिए कि कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। और इस तरह से कुछ ऐसी, मुझे लगता है हमारे पास बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जिससे पता लग सकता है कि ये किसके द्वारा किया गया और दोबारा से इनको रोकने की हमें जरूरत है। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत ही दर्दनाक, दुखदायक, और मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी के अंदर इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। आज भी वहां का जो समाज है, जो मेजोरिटी है वहां की, वो भी इसे कंडेम कर रही है, क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग्स जो हैं वो भाईचारे को कहीं ना कहीं टारगेट करती हैं। और एक जो अमन प्रस्त इंसान है वो इस तरह की घटनाओं को कभी भी उनके लिए वो प्रोत्साहित नहीं करेगा ऐसी घटनाओं को। मुझे लगता है कि केंद्र को इसमें खास ध्यान देना चाहिए, और होम मिनिस्टर साहब से मेरा आपके माध्यम से ये आग्रह रहेगा कि इस पे देखिए, इस पे गौर फरमाने की जरूरत है। हम कड़ी निंदा करते हैं, उसके साथ साथ कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को बैन लग सके और इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित ना हो। जम्मू की बात करते हैं मैम। जम्मू में इन दिनों एक प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी के नाम पर काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, चाहे वो रोड्स का, चाहे वो गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन की बात करें। तमाम प्रोजेक्ट्स तो थे पाइपलाइन में, लेकिन अभी तो कंप्लीट हुए नहीं। लेकिन स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बोर्डिंग जो है, साइन बोर्ड जो है वो हर जगह लग चुके हैं, लेकिन रोडों की खस्ता हालत किसी से छिपी नहीं, वैसी की वैसी ही है। इस पर क्या क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हो गया कि तख्ती बदल दी, तो अंदर तो आप सब जानते हैं आज भी ऊपर बोर्ड लगा है, नीचे गंदगी पड़ी है। तो स्मार्ट सिटी नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको सही में स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो लोगों को जो बेसिक एमिनिटीज हैं पहले वो तो प्रोवाइड करिए, अच्छा स्वच्छ पीने का पानी तो प्रोवाइड करिए, 24 घंटे जो बिजली का वादा आप करते हैं वो तो दीजिए, आप एक अच्छी सड़क उनके घर तक जो पहुंचनी चाहिए, आपका एक लक्ष्य है। तो मैं कहती हूँ जो 75 वार्ड है आज हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसमें तो आप देख लीजिए कि क्या सड़क है उनके घरों तक। आज इतनी बुरी हालत है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो अपनी मनमानी करे जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर। जहां सड़क है उसके ऊपर सड़क डाल देते हैं ताकि फट से उनकी पेमेंट्स निकल जाए, लेकिन जहां सड़क की सही में जरूरत है, जहां पे सड़क होनी चाहिए, वहां आज भी सड़क नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीजों को देखने की जरूरत है। आज जो एडवाइजर्स हैं वो आए, देखें और परिस्थितियों की जांच करें कि किस तरह से लोग आज रह रहे हैं। बरसात के हालत में तो बरसात के दिनों में वो हालत थी कि लोग अपने घरों में पानी बाहर निकालने को मजबूर थे। तो इस तरह से आप लेन्स एंड ड्रेन्स तो प्रोवाइड करिए, अच्छे ड्रेन्स। और मानसून आने से पहले क्या आपने नाले साफ करवाए, क्या डीप ड्रेन साफ करवाई कि लोगों के घरों में पानी ना पहुंचे? तो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आप पहले इन चीजों को तो ध्यान दीजिए। इन चीजों पे तो आप उनको कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी तभी होगी जब ये लोगों का एक सही में जो लोग आज कुर्सी पे बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी ऊपर बैठी है, जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकलेगी और देखेगी कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, लोगों को क्या चाहिए,
आज हर आप देखिए इस स्मार्ट सिटी के अंदर मेरा बच्चा बेरोजगार होकर रोज आंदोलन कर रहा है, मेरी आशा वर्कर्स बहनें सड़कों पे हैं। तो इस तरह की चीजों को आपको रोक लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि केंद्र को इसमें, क्योंकि अभी भी हमारी जो प्रॉक्सी सरकार है वो केंद्र द्वारा चलाई जा रही है, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है केंद्र से कि वो इन चीजों पे नजर बनाए और इन चीजों का हल निकालने की कोशिश करे, चेष्टा करे। हमारे बच्चे हैं, हमारे बेरोजगार, देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट का हिस्सा है जो आखिरी पड़ाव पे है। यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान से घिरा है, 24 घंटे गोलीबारी होती है। यहाँ नौकरी के रोजगार जिस तरह से बाहर उत्पन्न है, हमारे यहाँ पे उस तरह से रोजगार भी नहीं है, यहाँ इंडस्ट्रीज उस तरह से नहीं है। तो हमारे बच्चे इसीलिए हमेशा से गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ देखते हैं। तो आज सरकार अगर उन्हें नौकरी नहीं दे सकती तो किस तरह से वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जा सके। आज बहुत सारी स्कीम्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा उसमें इफ एंड बट्स हैं, तो कहां से मेरे बच्चे को वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकेगा। आप बात एम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं, जूथ की कर रहे हैं, तो इससे पहले जो सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर रही वहां पे एक ट्रेंड होता था, चलिए जॉब दी जानी चाहिए, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सही, चाहे किसी भी तरीके से परमानेंट नहीं दे सकते, लेकिन उनको रोजगार मिले। लेकिन अब पिछले 1 से 1.5 साल जो रहा कोरोना महामारी के चलते भी, और अब इस तरीके से नैरेटिव बना हुआ जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हवाला ये दिया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ तो फंड्स नहीं है, या फिर ये कहा जा रहा है कि उस समय जो पॉलिसी थी अब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी। जो डेली वेजेस आज 60,000 से ज्यादा तादाद में है, मैं बात कर रहा हूं उन आशा वर्कर्स की, उन आंगनवाड़ी वर्कर्स की, वो तमाम लोग जो आज परेशान है, कहीं ना कहीं वो आस लगाए बैठे थे कि हमें कुछ होगा हमारा, लेकिन अब जो लगे हुए हैं उनको ही बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। शायद अगला नंबर डेली वेजेस का भी हो सकता है। शुभम जी, इसमें मेरा ये मानना है कि जो पिछली सरकारें थी, अगर उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल लगाया, कोई आपने डेली वेजेस लगाए, वो इसीलिए थे क्योंकि नीड बेस्ड थे। कहीं आप पक्के एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, आपको लगा कि यहाँ पीएचई वर्कर मुझे जरूरत है, यहाँ पे हमें इतने बड़े एरिया को कैटर करने के लिए जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है वो काफी नहीं है, ताकि वो इतने लोगों को हमारे सहूलियत देने में कामयाब हो सके। तो उन्होंने कहीं डेली वेजेस लगाए, कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए। सरकारें इसी तरह से चलती हैं, हमारे यहाँ नहीं, पूरे देश भर में इस तरह से काम किया जाता है। ये कह देना कि बैकलॉग है, ये सिर्फ भागने का एक तरीका है। हमें नीतियां ऐसी, वो हमारे ही तो बच्चे हैं जिसने लगाया, किसी ने भी लगाया, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी। कौन है वो? जम्मू कश्मीर के रहने का बाशिंदा है यहाँ का, और उसको रोजगार देना सरकार का फर्ज है। उसके घर में चूल्हा जल सके ये किसका फर्ज है? कौन तय करेगा? कोई भूखा ना सोए इसको कौन तय करेगा? ये सरकार का फर्ज है, ये दायित्व बनता है कि उनको रोजगार किस तरह से उनके लिए साधन आफराम किए जाएं। ये अगर सरकारी नौकरियां इतनी नहीं दी जा सकती तो उनको हम किस तरफ ले जाएं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, यही तो सरकारों का काम है। आज आप देख लीजिए, हमारी बिजली हमें प्राइवेटाइज करके दी जा रही है। बिजली कहाँ, हम 3 स्टेटों को बिजली देती है जम्मू कश्मीर, और उसी को महंगी कीमतों पे अपनी बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो हमारे रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। आज पंजाब से लोग आके हमारे सैंड एंड माइनिंग को यहाँ कब्जा करके बैठ गए। तो मेरा ये मानना है कि इन चीजों पे चेक एंड बैलेंसेस की जरूरत है। हमारे लोग जो हैं इतने सेल्फ रिलायंट अभी नहीं हुए हैं। मेरा बच्चा, मेरा बूढ़ा, बुजुर्ग, अभी यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बहुत सारे लोग हैं जिनको उठाने की जरूरत है। तो वो तभी उठेंगे अगर हम इस तरह के उनको अवसर देंगे और अवसर प्रदान किए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि हमें देखना चाहिए। हमने एकदम से नर्सिंग स्टाफ को निकाल दिया, दूसरे दिन एलजी साहब आए, उन्होंने उस पर गौर फरमाया। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने फिर से उनको देखा। लेकिन कोविड के दौरान हमने उन्हें कोविड वॉरियर्स कहा। हमें जरूरत थी ना उस नर्सिंग स्टाफ की। आज भी आप देख लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाइए, आज भी हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि खुले दिल करके यहाँ के लोगों की तरफ देखे और अपना जो बंद नजरिया या तंग नजरिया उसको थोड़ा बड़ा करे, ताकि हमारे लोगों के लिए रोजगार भी हो, खुशहाली भी हो। तभी खुशहाल वतन होगा। जम्मू कश्मीर पूरे देश का ताज है। जब ताज खुश होगा, हसीन होगा, खुशहाली होगी, तभी देश बरगदशील होगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति की राह पे आगे बढ़ेगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक पार्टी ऐसी है जो बड़ी आश्वस्त है। उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस होंगे तो सीएम हमारा होगा। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की। उनके नेतागण बड़े आश्वस्त हैं। उनके जो चीफ हैं रविंद्र रैना जी, वो कह रहे हैं इस बार 55 पार, नारा दे दिया अपने वर्कर्स को कि आप जाइए, आराम से करिए काम, हम जीतेंगे, आश्वस्त हैं।
कहीं ये अस्वस्थता इस वजह से तो नहीं है कि एनसी का खेमा किस तरह, जम्मू की अगर बात करूं खित्ते की, तो वहां के जो उनके दिग्गज नेता हैं, चाहे रविंद्र सिंह राणा जी हैं, उनके अलावा सुरजीत सिंह सलाथिया जी हैं, वो दोनों शायद पार्टी से खफा हैं, बातें भी अटकलें लगाई जा रही हैं, शायद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस वजह से तो नहीं, प्लानिंग पहले से ही थी कि चेहरा कोई नया आएगा और हमारा सीएम होगा, इस वजह से आश्वस्त थे कि सीएम हमारा ही होगा, हिंदू होगा, वो पहले से ही कह रहे थे। क्योंकि लोग तो खफा हैं, लोगों को एक तो बेरोजगारी से मार है, दूसरा महंगाई से मार है, पेट्रोल दाम, गैस सिलेंडर जलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। बोलते हैं पेंशन तो दे रहे हो, लेकिन उस पेंशन से सिलेंडर बनाना भी इस समय मुश्किल हो चुका है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, वो कह रही है सीएम तो हमारा ही होगा, जो मर्जी हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम बात करें पिछली पुरानी पार्टियों की, अगर हम एनसी की बात कर लें, जिसके दल से आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ के जम्मू के जो लीडर थे उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था उनके दिए गए बयानों को और डिफेंड करना। जिस तरह से उनके कश्मीर दिल्ली जाके एक बयान देना, जम्मू आके एक बयान देना, कश्मीर घाटी में जाके दूसरे बयान देना, और कई बार किसी भी हद तक चले जाना, तो जम्मू के लीडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था उनके बयानों को डिफेंड करना। तो रही बात, ये उनका इंटरनल इशू है कि वो क्या करेंगे, लेकिन मैं जहां तक भाजपा से आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जम्मू के लोगों ने एक भरोसा किया उस पार्टी पे। उन्हें लगा कि जम्मू की बात अगर आज तक 75 सालों में नहीं हुई तो शायद ये आने वाली पार्टियां करेंगी। यही वो लोग थे जिन्होंने एक गैप भी बनाया, जिन्होंने कहा जम्मू का हिस्सा कश्मीर खा गया, कश्मीर का हिस्सा जम्मू खा गया। लेकिन आज भी आप देखें तो जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों पे, चाहे वो जम्मू है, अगर जम्मू के लड़के को रोजगार चाहिए तो कश्मीर के बच्चे को भी रोजगार चाहिए। जम्मू की बेटी को अगर सुरक्षा चाहिए तो कश्मीर की बेटी को भी सुरक्षा चाहिए। जम्मू के बुजुर्ग को अगर एक बिल्कुल डिग्निटी से रहने का हक है तो कश्मीर के बंदे को भी डिग्निटी से रहने का हक है। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये मानना है कि जब यूनिफाइड जम्मू कश्मीर होगा तभी वो प्रगति के राह पे आगे चलेगा। अब देख लीजिए आप, हम ट्रेड के लिए भी कितना डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। कश्मीर वालों का इंतजार करता है जम्मू का व्यापारी कि ये दरबार मूव होगा और वहां से लोग आएंगे और मेरा यहाँ सिलसिला चलेगा। इसी तरह से वहां का व्यापारी वेट करता है कि कश्मीर में गर्मियों में लोग टूरिस्ट आएंगे, जम्मू के लोग आएंगे, अमरनाथ यात्री आएंगे तो मेरा व्यापार बढ़ेगा। यहाँ से दरबार मूव बहुत ज्यादा है और वही इसकी खूबसूरती भी है जम्मू कश्मीर की। कोई ऐसा राज्य नहीं जहां इतना खूबसूरत चेहरा आपको देखने को मिलेगा। मेरा ये मानना है कि जम्मू के लोगों ने खासकर उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया 25 लोगों को, और इनको ये मान के चलना चाहिए था कि लोगों की अगर ये सेवा करते तो मुझे लगता है कि फिर इनको किसी इधर उधर हाथ मारने की जरूरत ही ना पड़ती। कहीं ना कहीं इनको ये मानना चाहिए कि इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ जो इन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया। आज जम्मू का बच्चा ये मानता है कि उसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ। जिस डोगरा पगड़ी की ये बात किया करते थे, जिस डोगरा आन बान शान की ये बात किया करते थे, उसी स्टेट को इन्होंने तोड़ के यूटी बना दिया। यूटी तो बन गया, लेकिन उसके बाद जो हमारे यहाँ से जो हमें जरूरतें थी वो भी खत्म हो गई। नौकरी हमारे पास नहीं रही, जमीनें हमारी आज टेंशन में। तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो भेदभाव जम्मू के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज लोगों के मन में उसके प्रति रोष है। उनका सपना पूरा होगा सीएम बनने का? देखिए, वक्त बताएगा उनको, उसमें मैं बहुत जल्दी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्म बहुत प्रधान होता है। मेरा ये मानना है कि कर्म जो है वो प्रधान भूमिका निभाता है। अगर ये लोग कर्म करते तो जरूर कुछ भगवान इन लोग सोचते, लेकिन आज भी हमने देखा है इनकी कार्यशैली रही, क्या इन्होंने किस तरह से काम किए। लोग त्राहिमाम गर्मियों में पानी के लिए करते रहे, बिजली ये नहीं दे सके, सड़क आज टूटी हुई है। तो किस मुद्दों पे ये इलेक्शन लड़ेंगे? हमें चुनाव लड़ने के लिए कुछ मुद्दे आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि हम आपको ये देंगे। जो ये मुद्दे देके लोगों के बीच गए थे और जो आए थे, आज भी वो चीजें सड़क पे नहीं दिखती। आज भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमराया हुआ है। कोविड के दिनों हमने देखा। आज एजुकेशन सिस्टम की क्या हालत है? आप मुझे बताइए, जो एक मेरा रहने वाला बॉर्डर एरिया का बंदा है, जो पहाड़ी रहने वाला एरिया, पीर पंचाल का ले लो, आप चिनाब वैली का ले लो, मुझे बताओ उसके पास, उस बच्चे के पास आज अगर ये स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे एजुकेशन लेगा? उसके लिए उन्होंने क्या सोचा, क्या साधन था उसके पास कि वो एजुकेशन ले सके? इस कोविड के दौरान तो वो बच्चे पढ़ाई से बहुत पिछड़ गए। तो इस तरह की चीजें, सुविधाएं उन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया? आज उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है? आज हम देखते हैं कि पीठ पे लाद के एक पहाड़ी अपनी वाइफ को लेके आता है डिलीवरी के लिए। तो ये दुखद हैं चीजें। आज 70 साल बाद एक उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया कि हाँ भाई एक बदलाव आएगा, वो बदलाव लोगों को नजर नहीं आया। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ये मानना है कि लोगों के मुद्दों को
हम लोगों ने देखा और अभी पावर में ना होते हुए भी हमने उनकी आवाज बुलंद की, सड़क पे उतरे। महंगाई की मार जो आज गृहिणी सह रही है, इन्होंने तो यही वादा किया था बहुत हो गई महंगाई की मार। 40 पेट्रोल को ये महंगाई कहते थे, आज 100 से आंकड़ा पार हो गया, डीजल का आंकड़ा पार हो गया, 950 का सिलेंडर है। कहां से क्या खाएगा एक गरीब दिहाड़ीदार आदमी, और बच्चों को क्या खिलाएगा, अपने बुजुर्ग माता पिता को कैसे बढ़ाएगा। 6,000 7,000 वेतन पाने वाला कहां से बच्चों को बढ़ा लेगा, कहां से सिलेंडर खा लेगा, कहां से खाने का तेल जो 200-250 रुपया लीटर होता जा रहा है। तो ये सब चीजों पे उनको चाहिए कि शीघ्र रोल बैक करें इन प्राइसेस को, ताकि जनता के लिए जीना आसान हो सके, गृहस्थी चलाना गृहिणी के लिए आसान हो सके, एक दिहाड़ीदार इंसान के लिए उसका जीवन यापन करना आसान हो सके। तो यही चीजें होती हैं, सरकारों को इन चीजों पे देखना होता है और इसी तरह से सरकारें काम करती हैं। मुझे नहीं लगता सरकार क्या सोच के और क्या उनका इस वक्त किस तरह का उनको कौन गाइड कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए मैं पर्टिकुलरली चाहती हूँ कि उनको अपने जो गाइड्स हैं उनको बदलना चाहिए, या उनको और सतर्क बनाना चाहिए, उनको थोड़ा सा यहाँ पे विजिलेंट होके देखना चाहिए कि किस चीज लोग आज पिसते जा रहे हैं, लोग आज उनसे दूर हो रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ लोग इसीलिए उम्मीद की नजर से देखते हैं, बुखारी साहब की तरफ इसीलिए उम्मीद की नजर से देखते हैं कि उन्हें लगता है कि एक ऐसा नेता है जो जम्मू में भी वही बात करता है जो कश्मीर में करता है, जो कश्मीर में करता है वही जम्मू में करता है, वही दिल्ली में करता है, एक बात करता है, पूरे इकट्ठा एक संगठित जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन लोगों में ये नैरेटिव है कि अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस तरीके से बड़ा नैरेटिव जब से आपका पार्टी का गठन हुआ तब से ये क्यास लगाए गए हैं। हालांकि जब कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए तो उस समय चेयरमैन फॉर्मेशन में भारतीय जनता पार्टी ने साथ भी दिया, वहां पे आपके चेयरमैन भी फॉर्मेशन भी हुई। अब इलेक्शन एनसी की सपोर्ट की उसने किश्तवाड़ में बहुत सारी जगह पे। देखिए मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, मैं जो सरकार में रहे पीछे पीडीपी वाले वो कहते हैं हमें बी टीम, जो केंद्र के अंदर सरकार में रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, जिनके यूनियन मिनिस्टर्स रहे यहाँ से उमर अब्दुल्ला साहब, वो हमें बी टीम बताते हैं। देखिए बी टीम, ए टीम, सी टीम, हमें इसमें नहीं जाना है। अभी मैंने इतनी लंबी टिप्पणी भाजपा के लिए बताई आपको कि यहाँ हम जो चीज लोगों की जरूरतें हैं उनको देखना है, उनकी जो इस वक्त रास्ते खुले हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी अलायंस में हो सकती है। देखिए मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, हम तो ये मानते हैं कि हम जम्मू में भी बहुत अभी हमारा अच्छा है, कश्मीर में भी हमारा अच्छा है, और कश्मीर में मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बहुत अच्छे से जा रही है। जम्मू के अंदर आप देखते हैं रोज ज्वाइनिंग्स हो रही है और जो लोग जुड़ रहे हैं वो और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ की निशानी है। हमारा अभी ऐसा कोई ख्याल नहीं है, चुनाव होंगे उसके बाद क्या परिस्थितियां रहती हैं वो हायर पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है। मैं लेकिन ये आपसे जरूर आपके माध्यम से उस एनसी, उस पीडीपी, उस कांग्रेस को बताना चाहती हूँ कि आप तो एनसी कांग्रेस जो है वो तो कितनी जगह अपने लोगों को खत्म कर देती थी एनसी को सपोर्ट करने के लिए, तो किस बी टीम ए टीम की बात करते हैं? जो खुद अभी पीछे सरकार के अंदर रहे दोस्त आज हमें बताते हैं। वही महबूबा जी जो कहती थी मैं टॉफी लेने गया था, मेरा बच्चा बाहर दूध लेने गया था, आज कहती है मेरे बच्चे को मार दिया। इन लोगों ने ही उनको पत्थरबाजी की तरफ बढ़ाया, उकसाया, क्यों नहीं पढ़ाई की तरफ लगाया, क्यों नहीं उस बच्चे को गुमराह होने से बचाया? इनके हाथ में तो सरकारें रही, एनसी कितनी देर यहाँ पे रही। तो मुझे लगता है अपने गुनाहों को दूसरों के ऊपर फेंकने से आप गुनहगार नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके गुनाह लिखे जा रहे हैं और उनकी एक ना एक दिन उन पे जरूर लोग विचार करेंगे। मेरा ये मानना है कि हम बढ़ रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच चुनाव में उतरेंगे, अपने काम लेके उतरेंगे, अपनी पॉलिसीज लेके उतरेंगे और लोगों का जो विश्वास है, समर्थन है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को मिलेगा। और जम्मू में भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, उसी तरह से कश्मीर में भी बहुत अच्छे से। तो दोनों खित्तों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। मेरा यही मानना है शुभम जी कि कर्म हमारे बस में है, हमें कर्म करना चाहिए, बाकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि कर्म करे चल, फल की इच्छा नहीं कर। भगवान कर्म करने वाले को कभी निराश नहीं करता। आखिर में एक लास्ट सवाल पूछूंगा एज ए वुमेन, क्योंकि आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, वुमेन विंग अपनी पार्टी की बात करें, अगर सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है इस सरकार में? देखिए अभी हमारी सरकार नहीं है, फिर भी जो महिलाएं हमारे पास आती हैं, जिस तरह से भी उनकी कोई जो भी उनके सवाल रहते हैं हमसे,
जो भी उनकी परेशानियां रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर हों, चाहे उनके पुलिस के अंदर मसले हों, चाहे डीसी, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है और उनके मसले मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करती है। इसी तरह से जब अगर हमारी कल पार्टी पावर में आती है, अल्ताफ बुखारी साहब जब सीएम होंगे, तो बहुत सारी नीतियां हैं जिस पे हम काम करेंगे। महिलाओं को सही सेंस में एम्पावर करने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। हमारा ये मानना है कि जो 52% पॉपुलेशन है विमेन की, उसको अपना हक मिलना चाहिए। ये मेरा नहीं, ये मेरी पार्टी के प्रेसिडेंट का मानना है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं समाज के अंदर और उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। वो किस तरह से होगा उस पर हमने पूरी एक चार्ट आउट करके रखी है कि क्या क्या किस तरह से हम महिलाओं के लिए काम करेंगे, किस क्षेत्र में उनको आगे सोशल फील्ड में किस तरह से बढ़ाया जाएगा, उनकी जो सर्विसेज में आज अच्छी महिलाएं हैं उनको क्यों प्राइम पोस्टिंग नहीं दी जाती, उस पर हम काम करेंगे। बाकी बहुत सारे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में, क्योंकि आज हमने देखा कि शहरी क्षेत्र के अंदर भी महिला उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर किस तरह से हम काम कर सकते हैं। आज एक सहूलियत स्कीम हमारी पार्टी ने निकाली है, उस सहूलियत के तहत हम महिलाओं को कोई फ्री कंसल्टेंसी हमारी पार्टी देती है, फ्री उनको हम इवन हम उनको हम पूरी तरह से एम्पावर करने के लिए उनको फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं, पुलिस में उनको एक ताकत भी देते हैं ताकि वो लड़ सके अपना केस। हमारी तरफ से एक फ्री सलाह भी उनको दी जाती है और उनको पूरी मदद की जाती है ताकि विमेन के जो इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकें। इसी तरह से हम हर फील्ड के अंदर उनकी फीमेल हेल्थ के ऊपर हम काम करेंगे, कैसे उनको एम्पावर किया जाए। तो इसी तरह से हमारी चलेगी आगे भी काम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने कितने समय में दी। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रोविंशियल प्रेसिडेंट वुमेन विंग अपनी पार्टी नमिता शर्मा जी। काफ़ी तीखे हमले जो हैं वो तमाम पार्टियों पर किए हैं और साफ तौर पर रोड मैप जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वो आपके सामने रख दिया है। अब समय बताएगा कि आप लोग किस तरीके से विश्वास जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पर रखते हैं। खंडन किया है जिस तरीके से ऑनर किलिंग्स जो है कश्मीर में की जा रही हैं, ये क्या तमाम लोग जो हैं इस समय खंडन कर रहे हैं। और आज एलजी मनोज सिन्हा जो है वो दिल्ली के अंदर भी हैं, वहाँ पर किस तरीके से क्या चर्चा चल रही है, क्योंकि खास तौर पर जो सिलेक्टेड किलिंग्स की जा रही हैं उस पर ही विचार विमर्श किया जाएगा और क्या कुछ खास रहने वाला है। बाकी तमाम इसलिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी तमाम इसलिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर जुड़कर के साथ शुभम लेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।